Good morning, students. Myself, Dr. भरत सिंह मीना फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम केमिकल बॉन्डिंग सेकंड में आयोनिक सॉलिड्स के अंतर्गत बैंड सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। यह सिद्धांत क्वांटम यांत्रिकी की परिकल्पना पर आधारित है। तो आइए हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। क्वांटम यांत्रिकी परिकल्पना के आधार पर बेस्ड धात्विक बंध का आणविक कक्षक अथवा बैंड सिद्धांत दिया गया। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस पर आधारित है, और इस सिद्धांत को बिल्कुल उसी तरह लागू किया गया जैसे अणुओं में सहसंयोजक बंध के लिए लागू किया जाता है। हम जानते हैं कि एक सहसंयोजक बंध के लिए दो परमाणुओं के परमाणुक कक्षक मिलकर दो आणविक कक्षक बना लेते हैं, और जो दो आणविक कक्षक बनते हैं उसमें पहला होता है बंधी आणविक कक्षक और दूसरा होता है विपरीत बंधी आणविक कक्षक। आप इन दो आणविक कक्षकों को इस डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि दो परमाणुीय कक्षक मिलकर एक बंधी और दूसरा विपरीत बंधी आणविक कक्षक बनाते हैं। इस तरह दो परमाणुओं का एक टू सेंट्रिक सिस्टम बनता है। इसी प्रकार से अगर ट्राइसेंट्रिक सिस्टम देखें तो वहां पर भी तीन परमाणुविक कक्षक मिलकर तीन आणविक कक्षकों का निर्माण करेंगे, जिसमें एक आपका होगा बंधी आणविक कक्षक, दूसरा विपरीत बंधी आणविक कक्षक और तीसरा होगा अबंधी आणविक कक्षक। इन तीनों को भी इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि तीन परमाणुविक कक्षक मिलते हैं और तीन अणु कक्षक बनाते हैं, जिसमें एक होता है बंधी आणविक कक्षक, दूसरा अबंधी और तीसरा होता है विपरीत बंधी आणविक कक्षक। अब यही सिद्धांत यदि मेटल्स पर लागू किया जाए तो धातु की क्रिस्टल संरचना कैसी होनी चाहिए। एक धातु क्रिस्टल में कई सारे परमाणु होते हैं। धात्विक क्रिस्टल जैसे एक एन केंद्रित निकाय के लिए धातु परमाणु के एन परमाणुविक कक्षक मिलकर एन आणविक कक्षक बना लेंगे। देखिए यहाँ पर एन परमाणुविक कक्षक मिले और ये एन अणु कक्षक का निर्माण किया। जनरली हम देखते हैं कि एक धात्विक क्रिस्टल में 10⁻23 के करीब परमाणु होते हैं, और इतने परमाणुविक कक्षक मिलकर 10⁻23 ही आणविक कक्षक बनाएंगे। और इतने अधिक आणविक कक्षक क्या करेंगे, एक दूसरे के इतने अधिक नजदीक हो जाते हैं कि एक प्रकार की आपको पट्टी या बैंड बन जाते हैं, और इसी के आधार पर इस सिद्धांत का नाम बैंड सिद्धांत पड़ा। और ये जो अणु कक्षक होंगे वो होंगे डीलोकेलाइज्ड या विस्थानीकृत होते हैं, जो पूरे क्रिस्टल को घेरे रखते हैं। उदाहरण के लिए हम लिथियम की क्रिस्टल संरचना को देख सकते हैं। लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 1s2 2p 1s2 2s1 और 2p0 है। माना कि लिथियम के क्रिस्टल में n परमाणु हैं, वे मिलकर तीन प्रकार की ऊर्जा पट्टियां या एनर्जी बैंड्स बनाएंगे, जिसमें पहला होगा 1s बैंड। 1s बैंड में क्या होगा, जब 1s परमाणु कक्षक मिलेंगे तो n ऊर्जा स्तरों की एक पट्टी बना लेंगे, और वह पट्टी पूर्ण रूप से भरी हुई होगी। क्यों? क्योंकि 1s कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, और इस 1s बैंड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की जो कुल संख्या होगी वो होगी 2 × n बराबर 2n होगी। अब चूंकि हम जानते हैं कि जो 1s कक्षक है वो अंदर का कक्षक है, तो इसका जो बाह्यतम कक्ष होगा उसके द्वारा इस 1s कक्षक को ढक लिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि बंधन में इस 1s कक्षक का कोई विशेष योगदान नहीं होगा, और इसे हम अचालक पट्टी या नॉन कंडक्टिंग बैंड कहते हैं। सेकंड बैंड है वो है आपका 2s बैंड, और यह बैंड आपका संयोजकता पट्टी बैंड कहलाता है, क्योंकि यहां पर जो 2s कक्षक है वो संयोजकता कक्षक है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है 2s कक्षक में वो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है। अब लिथियम के लिए n परमाणुओं के 2s कक्षक मिलकर संयोजकता पट्टी का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होगा, n ऊर्जा स्तरों में n इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि प्रत्येक 2s कक्षक में केवल एक इलेक्ट्रॉन ही है। 1 × n बराबर n, जबकि इसकी जो कैपेसिटी होगी, भराव क्षमता होगी, वो 2n इलेक्ट्रॉन की है। अतः यह पट्टी कैसी हुई, क्योंकि भराव क्षमता तो है 2n की और है उसमें 1n,
तो ये आधी भरी हुई रहती है। इस पट्टी का जो आधा भाग है वो रिक्त होता है, देखिए ये रिक्त भाग है, जबकि नीचे का आधा भाग भरा रहता है। किंतु इस ऊपर और नीचे के आधे भाग में ऊर्जा का अंतर कैसा है, कम होता है। और ऊर्जा का कम अंतर होने के कारण ये जनरल टेम्परेचर पर भी ऊर्जा पाकर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, ऊपर की रिक्त पट्टी में जा सकते हैं। अतः इस पूरी पट्टी को हम कंडक्शन बैंड भी कहते हैं या चालक पट्टी भी कहते हैं। तीसरा है आपका 2p बैंड। 2p बैंड में क्या होता है कि प्रत्येक लिथियम परमाणु के पास 3 रिक्त 2p कक्षक होते हैं और लिथियम के n परमाणु वाले क्रिस्टल में 2p पट्टी में 3n ऊर्जा स्तर होंगे, जिनमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जबकि इसमें अधिकतम 2 इंटू 3n बराबर 6n इलेक्ट्रॉन के भरने की कैपेसिटी है। 2s व 2p ऊर्जा पट्टियों में ऊर्जा का इतना कम अंतर है कि ये एक दूसरे पर ओवरलैप कर लेते हैं और एक पूर्ण लगातार पट्टी बन जाती है, जिसका लगभग 1/8 वह जो पार्ट है वो आपका ओवरलैप जोन होता है। इस पूरी 2s और 2p पट्टी की जो टोटल भराव कैपेसिटी है वो 2n प्लस 6n बराबर 8n इलेक्ट्रॉन की होती है। इस पूरी पट्टी में इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। 1s पट्टी व 2s पट्टी के मध्य ऊर्जा का बहुत अधिक अंतर होता है और इतनी जंपिंग इलेक्ट्रॉन नहीं लगा सकते। अतः इस पट्टी को हम फोरविडन या रुकावट पट्टी कहते हैं। लिथियम के लिए जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड के डायग्राम्स में देखा था कि विभिन्न पट्टियां किस प्रकार से प्रदर्शित होती हैं। इस प्रकार धातुओं में विद्युत की जो चालकता का कारण है वो है इनकी अर्धपूरित चालक पट्टियां, जिनमें इलेक्ट्रॉनों के मुक्त विचलन करने के कारण ही विद्युत का चालन होता है। इसी के आधार पर हम बेरिलियम की चालकता की व्याख्या कर सकते हैं और बेरिलियम भी चालक की भांति व्यवहार करता है। इस सिद्धांत के आधार पर हम धातुओं के समस्त गुणों का स्पष्टीकरण हो जाता है। कौन कौन से, देखिए कि अर्ध भरी हुई चालक पट्टियों में इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से विचरण करते हैं, अतः धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की कैसी होती हैं, सुचालक होती हैं। दूसरा है प्रकाश से ऊर्जा पाकर इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर वाली रिक्त पट्टियों में चले जाते हैं और जब वहां से वापस संयोजकता पट्टी में लौटते हैं तो क्या होता है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जिससे इनमें धात्विक चमक दिखाई देती है, धात्विक चमक होती है। अब बात आती है आपकी सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, विद्युत रोधियों एवं अर्धचालकों में पूर्ण भरी हुई ऊर्जा पट्टियों और रिक्त चालक पट्टियों के मध्य रुकावट या निषिद्ध ऊर्जा अंतराल होते हैं। आप ये देखिए, ये आपकी अर्ध भरी हुई पट्टी है, ये पूर्ण भरी हुई पट्टी है और ये रिक्त पट्टी है जिसमें थोड़ा सा ऊर्जा अंतराल है। इसी प्रकार से ये तो था अर्धचालक के लिए, और अचालक के लिए देखिए आप भरी हुई पट्टी और रिक्त पट्टी में अधिक अंतराल है, और चालक के लिए आप भरी हुई और रिक्त पट्टी की ओवरलैपिंग हो रही है। अर्धचालकों में यह अंतराल बहुत कम होता है, देखा आपने, ये बहुत थोड़ा सा कम अंतराल था। यदि उनके तापमान को बढ़ाया जाए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पूर्ण भरी हुई ऊर्जा पट्टी से कूदकर कहां चला जाएगा, रिक्त पट्टियों में चले जाते हैं और इस प्रकार विद्युत का चालन करने लगते हैं। विद्युत रोधियों में निश्चित अंतराल अधिक होता है। अचालक में देखा जो विद्युत रोधी हो उसमें ऊर्जा का भरी हुई और रिक्त पट्टी के मध्य अंतराल अधिक है। तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ताप बढ़ाने पर भी इतनी ऊर्जा नहीं मिल पाती कि वो पूर्ण भरी हुई ऊर्जा पट्टी से कूदकर रिक्त चालक पट्टी में जा सकें, और इनमें जो अचालक हैं उनमें विद्युत का चालन नहीं होता। जैसा कि इस डायग्राम के माध्यम से आप देख रहे हैं कि यह चालक है, इसमें अधिक अंतराल होने के कारण भरी हुई पट्टी से इलेक्ट्रॉन रिक्त हुई पट्टी में नहीं कूद सकता, लेकिन अर्धचालक में ये जा सकता है क्योंकि ऊर्जा अंतराल कम है। अब बात आती है कि अर्धचालकों की जो आंतरिक चालकता है वो किस प्रकार की होती है। तो आप देखिए कि जो अर्धचालक हैं या जिसे हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, ऐसे सहसंयोजक सॉलिड होते हैं जिनमें एक बैलेंस बॉन्ड होती है, बैलेंस
बैंड होती है जो इलेक्ट्रॉनों से भरी हुई है, और दूसरी चालकता पट्टी जिसे कंडक्शन बैंड कहते हैं, जो 0 केल्विन पर एकदम रिक्त है। आप देखिए ये निषिद्ध ऊर्जा अंतराल है, ये भरी हुई संयोजकता पट्टी है, ये रिक्त चालकता पट्टी है। तो आप देखेंगे इन दोनों के मध्य का एक छोटा सा ऊर्जा अंतराल है। यह अंतराल इतना कम होता है कि जनरल टेम्परेचर पर ही काफी संख्या में इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी से एक्साइटेड होकर चालकता पट्टी में चले जाते हैं, और संयोजकता पट्टी में उनके छोड़े हुए रिक्त स्थानों में क्या होगा, क्योंकि वो चले गए तो वहां पर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव होल्स बन जाते हैं। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इस प्रकार से होल्स बन जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन व छिद्र दोनों ही संयुक्त रूप से क्या करते हैं, कंडक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इस प्रकार चालकता पट्टी के इलेक्ट्रॉन तथा जो बैलेंस बैंड है कि छिद्रों के कारण उत्पन्न हुई चालकता को हम कहते हैं आंतरिक चालकता या आंतरिक चालकता कहा जाता है। अब देखिए ये तो निषिद्ध ऊर्जा अंतराल दिखाई दे रहा है, ये आपकी रिक्त चालकता पट्टी है, ये आपकी भरी हुई चालकता पट्टी है, और ये आपके ये छिद्र दिखाई दे रहे हैं, और ये आवेशित है। तो ये एक अर्धचालक की आंतरिक चालकता के लिए ऊर्जा पट्टियां। अब अर्धचालकों की जो बाह्य चालकता है वो किस प्रकार की होती है। अर्धचालकों की बाह्य चालकता, किसी अर्धचालक की जो चालकता होती है उसमें अशुद्धियों से भी वृद्धि होती है, और अशुद्धियों से वृद्धि होने के कारण इस प्रकार से बढ़ती हुई चालकता को हम बाह्य चालकता कहते हैं। और यह कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहली होती है एन टाइप की चालकता, किसी अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन रिच अशुद्धि को मिलाने से अर्धचालक में नेगेटिव चार्ज की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच अशुद्धि को मिला है, जिससे एन टाइप के अर्धचालक बनते हैं। उदाहरण के लिए यदि जर्मेनियम क्रिस्टलों में जरासी आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाए, देखिए ये जर्मेनियम क्रिस्टल है पूरे, और ये आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाए तो इसकी चालकता में बहुत वृद्धि हो जाती है। और आर्सेनिक अशुद्धि मिलाने से क्या होगा, क्रिस्टल का कोई जर्मेनियम परमाणु आर्सेनिक परमाणु से कैसा हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। प्रत्येक जर्मेनियम परमाणु के पास क्या होगा, 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि आर्सेनिक परमाणु के पास 5 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका यह अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होगा जो आर्सेनिक के पास है, वो वैलेंस बैंड में नहीं जा सकता। फिर क्या करेगा, यह धनावेशित आर्सेनिक परमाणु के चारों ओर एक बहुत अधिक त्रिज्या वाले ऑर्बिट में रहता है, जिससे इसकी बंधन ऊर्जा बहुत कम, लगभग 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अतः वह थोड़ी सी ऊर्जा पाकर ही एक्साइटेड होकर बैलेंस बैंड से कहां चल जाएगा, कंडक्शन बैंड में जा सकता है। इस प्रकार कंडक्शन बैंड के एकदम नीचे इलेक्ट्रॉनों की एक पट्टी बन जाती है। आर्सेनिक परमाणु चूंकि इलेक्ट्रॉन देते हैं, अतः इसकी अशुद्धि को हम कहते हैं डोनर इम्प्योरिटी कहा जाता है। आर्सेनिक मिश्रित जर्मेनियम के लिए ऊर्जा आरेख इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। सेकेंड टाइप की है वो है पी टाइप की चालकता या पी टाइप कंडक्टिविटी, किसी इलेक्ट्रॉन न्यून या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अशुद्धि के मिलाने से। एन टाइप में तो इलेक्ट्रॉन रिच थी, यहां पर हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अशुद्धि को मिला रहे हैं, से भी किसी अर्धचालक की चालकता में वृद्धि हो जाती है। उदाहरण के लिए यदि जर्मेनियम में हम गैलियम की अशुद्धि को मिला दी जाए, एन टाइप में किसकी मिलाई थी, आर्सेनिक की, तो क्या होगा कि जर्मेनियम की चालकता में वृद्धि हो जाती है, और इस प्रकार के अर्धचालक को हम पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। और इस प्रकार की जो अशुद्धि होती है वो होती है एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। गैलियम में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है, जबकि यह 4 जर्मेनियम परमाणु से चतुष्फल के आकार में जुड़ता है। तो संयोजकता पट्टी में एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये ग्रहण कर लेता है। ये देखिए ये जर्मेनियम है और ये गैलियम है, यहां पर इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अतः संयोजकता पट्टी में एक छिद्र बन जाता है। यदि कोई अन्य इलेक्ट्रॉन इस छिद्र को भर दे तो वह उस इलेक्ट्रॉन के स्थान पर छिद्र बन जाएगा, और यह क्रम क्रिस्टल के अंत तक चल सकता है। बैलेंस बैंड के बिल्कुल ऊपर इस ग्राही अशुद्धि के कारण एक अन्य ऊर्जा स्तर बन जाता है। इस आयनीकरण की भी ऊर्जा
क्या हो जाएगी, कम होती है, और कमरे के ताप पर भी यह संपन्न हो जाता है। इस प्रकार डोनर व एक्सेप्टर आयनीकरण के लिए हम निम्न समीकरण दे सकते हैं, इसमें डी ने इलेक्ट्रॉन दिया, डी प्लस हो गया, और ए ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो ए माइनस हो गया। यदि इस प्रकार एन प्रकार के अर्धचालक को एक पी प्रकार के अर्धचालक के संपर्क में रखा जाए तो जंक्शन, यहां पर एक जंक्शन बन जाएगा, इलेक्ट्रॉनों व छिद्रों की सांद्रता परिवर्तित होती है और जंक्शन पर आवेश की एक दोहरी लेयर उत्पन्न हो जाती है, और इसका उपयोग किस में करते हैं, रेक्टिफायर्स, सोलर सेल व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। जब एक छिद्र H प्लस व एक इलेक्ट्रॉन E माइनस संयुक्त होते हैं तो प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे पी एन डायोडों के प्रकाशित होने की मैकेनिज्म है। अब बात आती है चालकता पर ताप का प्रभाव। चालकता पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है? चालकों एवं अर्धचालकों की चालकता पर ताप का बिल्कुल विपरीत प्रभाव पड़ता है। एक धातु या चालक की चालकता का मान ताप के बढ़ने पर घट जाता है, जबकि एक अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ने के साथ बढ़ती है। इसके कारण की हम व्याख्या निम्न प्रकार दी जा सकती है। एक धातु का यदि ताप बढ़ाया जाए तो ऊष्मीय ऊर्जा से परमाणुओं का कंपन बढ़ जाता है, जिससे धातु में परमाणुओं का चालक इलेक्ट्रॉन का स्कैटरिंग बढ़ जाता है, जिससे क्या होगा, धातु का प्रतिरोध बढ़ जाता है और चालकता घट जाती है। इसके विपरीत अर्धचालक में भरी हुई संयोजकता पट्टी और रिक्त चालकता पट्टी में एक निषिद्ध ऊर्जा अंतराल होता है। एक अर्धचालक का ताप बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनों को जो ऊष्मीय ऊर्जा मिलती है उससे वो निश्चित ऊर्जा अंतराल को आसानी से पार करके कहाँ जाते हैं, संयोजकता पट्टी से चालकता पट्टी में आ जाते हैं, जिससे क्या होगा, एक अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता बढ़ जाती है। तो आज हमने बैंड सिद्धांत, सेमीकंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स में अर्धचालक में बाह्य चालकता, उसके टाइप्स, और देन पढ़ा चालकता पर ताप का प्रभाव के बारे में डिटेल से डिस्कस किया। और इस सभी डिस्कस के बाद ये चैप्टर आपका संपूर्ण हो गया है। थैंक यू।